फिजिक्स फोरम फॉर IIT JEE एंड AIPMT। तो दोस्तों, हम लोग लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट किए थे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक लेक्चर हुआ था। आज हम लोग उसी लेक्चर से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर मिरर को या इंसिडेंट रे को दोनों में से किसी को भी अगर हम रोटेट करते हैं तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करता है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के यूज करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स देखे जाएं आज। जैसे कि एक क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक रे ऑफ लाइट नीचे आ रहा है, रे ऑफ लाइट नीचे आ रहा है और एंगल ऑफ रे विद द हॉरिजॉन्टल is 36 degree we have been given. ठीक है, and the question says in what way a plane mirror must be arranged so that the reflected ray will move horizontally. ठीक है, तो जरा मैं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन ये है, एक रे ऑफ लाइट यूं आ रही है, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में 36 डिग्री एंगल से नीचे की तरफ आ रही है। हमारा सवाल क्या है? इन व्हाट वे, किस तरह से अ प्लेन मिरर मस्ट बी अरेंज्ड, एक प्लेन मिरर को किस तरह से रखा जाए, सो दैट द रिफ्लेक्टेड रे, ताकि रिफ्लेक्शन के बाद विल मूव हॉरिजॉन्टली, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। इसके लिए हमें कंडीशन देखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में अब आते हैं हम लोग। मान लिया मैंने कि हमारा मिरर पहले हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया। ठीक है, और इस मिरर पे जो हमारे इंसिडेंट रे आ रही है वो यूं आ रही है ना। ये इंसिडेंट रे आपने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर 36 डिग्री का एंगल है और हमने कहा कि हमारा मिरर भी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब हमारा ये एंगल भी 36 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि रे जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो हमारा रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से आगे बढ़ेंगी। तो मान लिया मैंने ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा हो गया नॉर्मल, और रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर के अगर यूं निकली है, इसका मतलब ये एंगल भी हमारा 36 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने सिंपल डायग्राम बना दिया। अब क्वेश्चन हमें ये कहा गया था कि रिफ्लेक्टेड रे तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, है ना। तो आप बताएं कि इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर मुझे हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट करना है तो इस रे को अगर मैं इस तरफ घुमाना चाहूं तो मुझे कितना एंगल घुमाना पड़ेगा? बताएं आप कहेंगे कि अगर इस रे को इधर घुमाना है इसका मतलब मुझे 36 डिग्री एंगल रोटेट करेगा। ठीक है, तो अगर ये रे इस तरफ से घुमाना है मुझे, अगर इस रे को यूं घुमाना है हमें 36 डिग्री, है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे अपने आप तो घूमेगा नहीं। रिफ्लेक्टेड रे घुमाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इंसिडेंट रे को रोटेट करें या फिर आप मिरर को रोटेट करें, है ना। लेकिन जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इंसिडेंट रे तो फिक्स है, इसका मतलब अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल घुमाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल में लाना चाहते हैं, तो हमारे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है मिरर को रोटेट करना। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो बताएं कि अगर मिरर 2 डिग्री एंगल में ऐसे घुमाऊं, है ना, ठीक, तो क्या ये रे उसी डायरेक्शन में घूमेगी? आंसर इज यस। जिस डायरेक्शन में मिरर घूमता है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी घूमता है। ठीक है, अब बताएं अगर मैं इस मिरर को 2 डिग्री ऐसे घुमाऊं तो क्या रे इसी डायरेक्शन में 2 डिग्री घूमेगा? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। अगर ये मिरर इधर 2 डिग्री घूमेगा तो ये 4 डिग्री घूमेगा, राइट ना। ऐसे ही पढ़ा था हम लोगों ने ना कि मिरर इतना घूमता है, उसके घूमने का दुगना एंगल रिफ्लेक्टेड रे टर्न करता है। तो आप मुझे बताएं
कि अगर रे को मुझे घुमाना है 36 डिग्री, इसका मतलब मिरर हमें इस डायरेक्शन में घुमाने की जरूरत कितनी है, 18 डिग्री है, राइट ना। तो आपको एक आंसर मिल गया, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन में हमारा सोचने का एक व्यू ये भी हो सकता है कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो कि पहले यूं थी, हमने इसको घुमा करके यूं हॉरिजॉन्टल कर दिया। लेकिन आप सोचें कि क्या हॉरिजॉन्टल का मतलब सिर्फ यही लाइन हो सकता है? क्या हॉरिजॉन्टल का मतलब ये लाइन नहीं हो सकता? हो सकता है ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन का एक और आंसर पॉसिबल है। तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे इस तरह से कि देखें, अगर ये रे को मुझे इस तरफ लेके आना है, तो अगर ये एंगल 36 डिग्री है, तो बताएं ये बाकी पूरा एंगल कितना हुआ? ये बाकी पूरा एंगल कितना बोलेंगे आप बोलेंगे पूरा एंगल, स्ट्रेट लाइन का एंगल तो 180 होता है। उसमें से अगर आप 36 को माइनस कर लें तो 180 माइनस 36 विल बी इक्वल टू 144, ठीक है ना। 180 में से अगर आप 36 डिग्री माइनस करेंगे, है, तो आपका आएगा एंगल 144। इसका मतलब इस रे को एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस तरफ हम इसको 144 डिग्री एंगल से रोटेट करें। आप फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएं। अब एक कॉन्सेप्ट लगाएं कि जिस डायरेक्शन में मिरर घूमता है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी घूमता है, लेकिन जितना एंगल मिरर घूमता है उसका दुगना घूमता है। इसका मतलब अगर ये 144 डिग्री एंगल गया है, इसका मतलब इस रे को 144 डिग्री एंगल घुमाना है, तो मुझे इस तरफ इस एंगल को 72 डिग्री रखना पड़ेगा और इससे हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो बताइए इस सवाल का हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर क्या हमारा हुआ? एक आपका आया कितना, 18 डिग्री, ठीक है। 18 डिग्री में कैसे, देखिए आप इस तरफ आया है ना, इस तरफ आया, इसका मतलब इस तरह से आप मिरर को यूं प्लेस करेंगे यहां से 18 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। दूसरा और क्या आपके पास ऑप्शन है? दूसरा आंसर आपका है 72 डिग्री। 72 डिग्री का मतलब कैसा हुआ? अब देखिए, अगर ये 72 डिग्री है तो हमने इस तरफ घुमाया था ना इसको, इसका मतलब हमारा मिरर कुछ यूं आएगा, हमारा मिरर कुछ यूं आएगा और हमारा ये एंगल होगा 72 डिग्री, ठीक है। तो देख लिया आपने कि हमने मिरर के रोटेट करने वाला कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट करने के पर्पज से जो हम पढ़ा थे लास्ट क्लास में, एग्जैक्टली वही हमारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया हमने और एक क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, देखा जाए दूसरा हमारा एग्जांपल क्या कहता है, देखा जाए। दूसरा हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन ये कहा गया कि आपके सामने एक मिरर है, आपके सामने एक मिरर है, इस मिरर पे एक रे गिरी, यूं रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यूं निकली, और जब रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यूं निकली तो इसके सामने आपका एक वॉल है ना। तो सोचें आप कि अगर कोई मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के अगर कोई रे किसी वॉल पे गिरेंगी तो आपका यहाँ पे लाइट का एक स्पॉट बनेगा एस, है ना। तो हमारा सवाल ये है कि अब बताएं कि अगर मैं इंसिडेंट रे को फिक्स रखूं, इसको बिल्कुल मूव ना कराऊं, है, और इस मिरर को यूं घुमाऊं, तो बताएं इस स्पॉट पे क्या असर पड़ेगा? बताएं आप। तो आप कहेंगे कि अगर ये मिरर नीचे आएगा तो ये यहां से स्पॉट नीचे आएगा, है ना। तो आप इमेजिन करें कि अगर मैं इस रे को इस तरफ घुमाऊं विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि इस स्पॉट के जो नीचे आने की वेलोसिटी होगी vs, वो कितनी होगी उस स्टैंड पे जिस समय इस इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हो। सवाल समझ गए सब लोग? सवाल समझ गए? फिर से बोलता हूं मैं, क्वेश्चन क्या है, एक मिरर है जो यूं रोटेट कर रहे हैं किसी खास इंसिडेंट पे ये रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा है थीटा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है उस समय स्पॉट यहाँ है, लेकिन जब मिरर घूमेगा तो ये नीचे आएगा। तो इस इंस्टेंट पे जब ये ओमेगा है, ये एंगल थीटा है, इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? आपका इसमें एक और डाटा गिवन है,
और वो डिस्टेंस आपको ये दिया हुआ है स्मॉल b। ठीक है, चलें इस सवाल के सॉल्यूशन पे आए, देखा जाए सॉल्यूशन। इमेजिन करें, अगर मैं कहूं ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये डिस्टेंस b है, और अगर इस एंगल को मैं अल्फा मान लूं, है ना, तो आप कहेंगे ना ऐसा कि अगर मैं यहां से इसकी बात करूं, है ना, तो फिर ये हाइट को अगर मैं y मान लूं, इसका मतलब vs शुड बी इक्वल टू माइनस dy/dt, राइट ना, क्योंकि इसके नीचे आने से ये y घटेगी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, जितनी तेजी से y बदलेगा वही स्पॉट s की वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हमें vs इक्वल टू माइनस dy/dt निकालना है, राइट ना। तो पहले आप सोचें कि आफ्टर ऑल y चेंज क्यों करेगा, आपका आंसर होगा कि ये यूं घूमेगा, तो इसके ऐसे घूमने से ये नीचे आएगा, इसका मतलब इस y के चेंज करने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस मिरर का रोटेशन है, राइट ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं यूं कहूं कि अल्फा y और b के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो आप तुरंत बोल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल tan अल्फा इक्वल टू y/b। इस तरह से आपका y क्या बन गया, b tan अल्फा। ठीक है, तो आप बोलेंगे इस तरह से कि चूंकि हमारा इंसिडेंट तो फिक्स है, मिरर अपने आप घूम रहा है, और अगर मिरर घूम रहा है इसका मतलब एक पॉइंट नीचे आ रहा है, राइट ना। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं vs, तो आप करना पड़ेगा माइनस dy/dt, दैट इज इक्वल टू माइनस, इस y को डिफरेंशिएट करें, आप इस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप बोलेंगे माइनस b tan का डिफरेंशिएशन जानते हैं आप लोग, ये होगा sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा/dt, राइट ना, क्योंकि हमने इसको अल्फा के रेस्पेक्ट में नहीं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो हमें d अल्फा/dt के टर्म को भी काउंट करना पड़ेगा। अब वापस आते हैं सवाल पे, इट इज माइनस b sec स्क्वायर अल्फा। आप खुद बताएं, जिस समय हमें क्वेश्चन पूछा गया था उस समय ये एंगल कितना है, तो बोलेंगे तो मुझे पता नहीं। हाँ, ये पता मुझे है कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होना चाहिए, और अगर ये थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा है, राइट ना। तो चलिए यहाँ पुट कर लिया जाए, sec स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा। अब लिखें इनटू d अल्फा अपॉन dt। आप सोचेंगे कि ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक फिक्स लाइन है, और अगर ये लाइन फिक्स्ड है, इसका मतलब d अल्फा अपॉन dt इज द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो आप खुद बताएं, क्या जितना एंगल मिरर घूमता है उतना ही एंगल घूमता है? आपका जवाब होगा नो। जितना एंगल मिरर घूमता है उसका दुगना एंगल घूमता है ना ये, राइट ना, जानते हैं ना आप, जिस डायरेक्शन में ये घूमता है उसी डायरेक्शन में ये भी घूमता है। तो आप बताएं मुझे कि समय के साथ ये अल्फा एंगल डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? ऑब्वियसली ये नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आएगा, तो एंगल घटेगा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फा इज नेगेटिव। तो क्लियर हो गया कि ये नेगेटिव है ना। और अगर ये एंगल थीटा घूमेगा तो ये घूमेगा 2 थीटा, है ना। अगर ये घूमेगा 1 डिग्री तो ये घूमेगा 2 डिग्री, ये 3 डिग्री तो ये 6 डिग्री, ये 4 डिग्री तो ये 8 डिग्री। इसका मतलब अगर इसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसका मतलब इसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बताइए? इट शुड बी 2 ओमेगा। तो आपके सवाल का आंसर निकल चुका है। अब v इज इक्वल टू हो चुका है प्लस माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा b, 2 ओमेगा b sec स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा। तो ये आपके सवाल का आंसर निकल चुका है। ठीक है, समझ गए हम लोग? जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था उस कॉन्सेप्ट का ये एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक रिफ्लेक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। उन बेसिक प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस ही मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। अब हम लोग कुछ रिफ्लेक्शन से आगे बढ़ते हुए हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करें। ठीक है, देखते हैं फिर। चलिए कुछ ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बात करते हैं। हालांकि ज्यादातर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जितने भी सवाल आते हैं, चाहे वो जेईई मेन हो,
या एडवांस्ड हो या आपका एपीएमटी हो या और भी कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, ज्यादातर क्वेश्चन का संबंध ऑब्जेक्ट इमेज से ही होता है। सवाल यूजुअली पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज जहाँ ही बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, इनवर्टेड बन रहा है, सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है ना। इसलिए हमें उन सवालों को अच्छे समझने के लिए, उन्हें करने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट और इमेज को समझना जरूरी है। ठीक है, तो आप यूं समझें कि ऑप्टिक्स में जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट आपके मैकेनिक्स का ऑब्जेक्ट नहीं है। आपके मैकेनिक्स के ऑब्जेक्ट में हर बॉडी में एक मास होता है जिसको आप छू करके, तौल करके, नाप करके महसूस कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑप्टिक्स में सिर्फ उसे कहा जाएगा जहां से हमारे सिस्टम को लाइट मिलने वाली है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का सिंपल मोटिव क्या समझना हम लोग को है, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट समझना है। अब हो सकता है कि लाइट के एक्चुअल सोर्स हो, जैसे कि कोई बल्ब हो, कोई ट्यूबलाइट हो, है ना, या आप सन को भी मान सकते हैं, राइट ना। ठीक है, लेकिन कोई इनडायरेक्ट सोर्स भी हो सकता है, जैसे कि सनलाइट दीवार से रिफ्लेक्ट होकर के आपके ऊपर गिरी, तो आपके लिए जो लाइट आ रहा है एक्चुअली वो वॉल से आ रहा है, तो आपके लिए सोर्स कौन हुआ, वॉल हुआ। इनडायरेक्ट सोर्स कौन हुआ, वॉल हुआ, है ना। तो ऑब्जेक्ट का मतलब आप सिंपल सीधे मायनों में यही समझें कि जिस सिस्टम के थ्रू आप इमेज बनाना चाहते हैं, उस सिस्टम को जहां से लाइट मिलने वाली है वही ऑब्जेक्ट है, राइट ना। इसका मतलब बेटर ये होगा कि आपको इस यूं लिखें, सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे, है ना, सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे, जहां से हमको रे ऑफ लाइट मिलने वाली है। ठीक है, अब इमेज की बात करूं, इमेज की बात हम तब करेंगे जब क्या होगा, लाइट अपने पाथ को बदला होगा, रिफ्लेक्शन हुआ होगा, रिफ्रैक्शन हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा तो आप इमेज की बात करेंगे, राइट ना। सो जैसे कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्या कहा था, सोर्स ऑफ लाइट कहा था ना, इसको आप यूं भी कह सकते हैं, ज्यादा बुक्स वगैरह में आपको यही मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ठीक है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करती हो उन्हें हम ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस लाइन में आपने रे को माना है उस रेस को कहीं ना कहीं एक्सटेंड करके या एक्चुअली वापस में वो कट कर रही होंगी, तो इस पॉइंट को एक्सटेंड करने के बाद कट करे या ओरिजिनली वो कट कर रहा हो, दोनों ही सूरतों में उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम हमेशा क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, इमेज की बात करें तो इमेज की बात क्या कहेंगे आप कहेंगे इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, है ना। जब भी कभी मिरर से, लेंस से, किसी स्लैब से रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट कुछ भी होंगी, तो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद जो आपको रेज मिलेगी, उन रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे आप इमेज बोलेंगे, है ना। मतलब अभी तक जो बात की हम लोगों ने वो क्या बात की है, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज की बात की है ना। फिर से बोलता हूं एक बार, ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे आप, कहेंगे ऑब्जेक्ट वही है जहां से मुझे लाइट मिल रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट वही है जहां से आपको लाइट मिल रही है ना। किस पर्पस के लिए, तो कहेंगे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है ना। तो इंसिडेंट रेज का जो आप इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे वही पॉइंट क्या मानेंगे आप, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो आप खुद बताएं, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलने के लिए, पाने के लिए कम से कम कितने नंबर ऑफ रेज चाहिए, तो ऑब्वियसली बोलेंगे आप कि जब भी किसी लाइन को इंटरसेक्ट करना हो तो कम से कम 2 रे तो होनी चाहिए ना। इसका मतलब ऑब्जेक्ट या इमेज को ट्रेस करने के लिए, डायग्राम में बनाने के लिए आपको कम से कम 2 रेज देनी पड़ेगी। इट डजंट मीन कि सिर्फ 2 ही रे होती है, आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे रो, यहाँ पे चाहे कितनी भी हो सकती है रेस के नंबर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है,
है ना। लेकिन चूंकि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए सिर्फ 2 रे अपने आप में काफी है, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपके ऑब्जेक्ट की और बातें हो गई आपकी इमेज की बेसिक, ठीक है। अब कहेंगे कभी कभी सवालों में रियल की बात होगी और वर्चुअल की बात होगी, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, देखें। तो अगर आप कभी भी रियल की बात कर रहे हो, है ना, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह से आपका रियल इमेज और वर्चुअल इमेज भी होगा, ठीक है। तो अब बताएं, अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आप कौन सी रेस के बारे में सोच रहे हैं। तो आप कहेंगे मैं तो इंसिडेंट रे के बारे में सोच रहा हूं, है ना। और अगर आप इमेज के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आप किसके बारे में सोच रहे हैं। तो आप कहेंगे इन दोनों की बात करें अगर हम, तो हम रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे की बात कर रहे हैं, है ना। आप किसकी बात कर रहे हैं, या तो आप रिफ्लेक्शन वाले की रे की बात कर रहे हैं या रिफ्रैक्शन वाले रे की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद की रेस, ठीक है। तो देखा जाए रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा। बहुत सी बुक्स में हर जगह आपको मिल जाएगा लिखा हुआ चीज ये कि रियल ऑब्जेक्ट ये क्या है। तो आप कहेंगे एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे आप, तो कहेंगे द पॉइंट वेयर रेज appear टू इंटरसेक्ट, है। आप कहेंगे जिस जगह पे रेज इंटरसेक्ट कर नहीं रही हो, इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही हो, लेकिन इंटरसेक्ट करता हुआ महसूस हो, ठीक है, उसे आप बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कौन सी रेस की बात हो रही है अभी, इंसिडेंट रे की बात हो रही है ना। अब वैसे ही मैं कहूं रियल इमेज वर्चुअल इमेज, जैसा आपने यहां लिखा है बिल्कुल वैसे ही आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, जो नॉर्मल डेफिनेशन हर जगह मिलता है आपको यही मिलेगा। रियल इमेज इज आप बोलेंगे एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे आप बोलेंगे द पॉइंट वेयर द रेज appear टू इंटरसेक्ट, ठीक है, समझिए आप। अब बोलेंगे रियल मतलब जहां रेस वाकई कट कर रही हो, वर्चुअल जहां पे रे वाकई कट नहीं कर रही हो, लेकिन वहां रे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही हो, ठीक है। तो ऐसी डिफिनेशन आपको हर जगह मिल जाएगी, है ना, और हर जगह आप यही पाएंगे लिखा हुआ डिफिनेशन। हम भी जब बच्चों को क्लास से पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि जब भी बच्चों को पूछा जाता है कि रियल वर्चुअली क्या होता है, तो बच्चे बिल्कुल सही बताते हैं। ज्यादातर बच्चे वो बिल्कुल सही बुकिश डेफिनेशन देते हैं, है ना। लेकिन जब उन्हीं बच्चों को क्लास में क्वेश्चंस एग्जाम्पल करने की बारी आती है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कब रियल है और कब वर्चुअल है, ठीक है। तो बेटर सबसे आसान तरीका बता रहा हूं आपको मैं कि देखें रियल चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, आप हमेशा यूं सोचें कि इंटरसेक्शन पॉइंट इन द रीजन ऑफ करेस्पॉन्डिंग रेज, ये सबसे आसान तरीका है ना। क्या सोचेंगे आप कि देखिए जिस एरिया में
इंसिडेंट रे हो सकती है, उसी एरिया में अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो रियल है। लेकिन जिस रीजन में इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, इंटरसेक्शन जिस एरिया में इंसिडेंट रे हो ही नहीं सकती, वहां अगर आपको एक्सटेंड करने के बाद मिल रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो आप उसको वर्चुअल कहेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो वर्चुअल के लिए क्या बना डेफिनेशन बताइए? वर्चुअल के लिए बना आपका इंटरसेक्शन पॉइंट not in the region of corresponding rays। समझ गए? फिर से बोलता हूं एक बार में, अगर आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इमेजिन कीजिए कि आपके सामने कोई बाउंड्री आई, चलिए मैंने इसको मिरर ही मान लिया, तो आप बिल्कुल समझते होंगे कि अगर रे इसके ऊपर गिरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद यूं ही आएगी, है ना? मतलब ये जो रीजन है, इसी रीजन में इंसिडेंट रे है, इसी रीजन में आपका इंसिडेंट रे है ना? और इसी रीजन में रिफ्लेक्टेड रे है? इस रीजन में कुछ भी नहीं है, ना तो इंसिडेंट रे है ना ही रिफ्लेक्टेड रे है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे अगर इस रीजन में है ना? और ऐसे अगर मैं दो इंसिडेंट रे लूं और उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर इस मिरर के बाईं तरफ इस एरिया में कहीं मिल सकता है तो वो रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर वो इस तरफ मिल रहा है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। समझ गए बात? वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे का अगर ये रीजन है, इसका मतलब अगर इस बाउंड्री में, इस रीजन में अगर ऐसे दो रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला तो वो रियल इमेज होगा, लेकिन अगर इस तरफ आता है इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज होगा। बात काफी समझ गए होंगे आप? ठीक है, ये मैंने आपको अभी जो डायग्राम बनाया, ये बनाया रिफ्लेक्शन का। तो आप कहेंगे इस मिरर के इस तरफ आने वाली ऑब्जेक्ट या इमेज दोनों क्या होंगी? रियल होंगी। इस तरफ जाने वाला ऑब्जेक्ट या इमेज वर्चुअल होंगी। ठीक है, अब ऐसी बात कहूं, इमेजिन करें कि आपके पास कोई लेंस है, इस लेंस का अगर कोई रे इसके ऊपर गिरती है, कैसे बनाएंगे आप? आप कहेंगे मान लिया मैंने कि इसके ऊपर एक रे आई, चलो मैंने बोल दिया इस पे ऐसे एक रे आई, इसके बाद इधर चली गई, है ना? तो थोड़ा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको इधर बना दिया, है ना? तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये जो रीजन है, ये रीजन किसका है? ये रीजन आपका है इंसिडेंट रे का, है ना? ठीक है, और इस तरफ जो रीजन है, ये रीजन है रिफ्लेक्टेड रेस का, है ना? ठीक है, मैंने कहा था ना, जिस तरह की रेस का अपने खुद के एरिया में इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम रियल बोलेंगे, लेकिन ऐसा एरिया जहां वो रे नहीं हो सकती और उसको एक्सटेंड करने के बाद आपको मिल रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो फिर वो वर्चुअल होंगे। ठीक है, तो अभी बताएं, अगर मैं कहूं ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो क्या कहेंगे आप? ऑब्जेक्ट यहां है, इंसिडेंट रे भी इस तरफ है, इसका मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट इधर है तो आप कहेंगे इंसिडेंट रे इस तरफ है, ऑब्जेक्ट उस तरफ है, इसका मतलब वर्चुअल है। रिफ्रैक्टेड रे उस तरफ से, अगर रिफ्रैक्टेड रे ये है, ऐसी दो रे बने, उन दोनों रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे इस तरफ मिले, तो क्या बोलेंगे आप? रियल है वर्चुअल? आप कहेंगे वर्चुअल, क्योंकि इस तरफ रिफ्रैक्टेड रे हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलें, आपका कुछ मन में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, है ना, तो उसको दूर करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं। देखें, आप इमेजिन करें कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से एक लेंस रखा हुआ है, ऐसा कोई लेंस है, और इसके आगे एक और लेंस है। ठीक है, ये जो आपके दो लेंस है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, इसका मैं रे डायग्राम ड्रॉ करता हूं, है ना? आप मत सोचें कि कैसे बनेगा, है ना, मैं बना दे रहा हूं। जब आगे पढ़ेंगे हम लोग तो इस बात को जानेंगे कि
रे कैसे ड्रॉ किया जाता है, अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेते हैं। तो मान लिया एक रे मैंने ये चुना, इमेज ट्रेस करना ना मुझे, एक रे मुझे और मानना पड़ेगा। चलिए ऐसे मान लिया मैंने दूसरी रे जो कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं निकल गई। चलिए इसे पास करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि आपको दिखे ऐसा कि ये रे वाकई इस लेंस से गुजरती हुई आगे बढ़ रही है। यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होकर यूं निकल गया, और जब यहाँ से इस लेंस से अगर ये रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इसको यहाँ यूं आकर के कट कर गया। ठीक है, तो देखें आप इन दोनों रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है ना। अब अगर मैं ये रे जब यहाँ रिफ्रैक्ट हुई तो देखा होगा आपने कि हल्का सा ऊपर मुड़ गई है। इसका मतलब अगर इसको पीछे की ओर काटा जाए, पीछे की ओर एक्सटेंड किया जाए तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ए मिल रहा है, और एक और इंटरसेक्शन पॉइंट आपको बी मिल रहा है ना। तो देखा जाए ओ ए बी किसके लिए क्या है, ध्यान दिया जाए। मैंने इसे कहा लेंस ए, चलिए इसके मैंने कहा लेंस L1 और इसे मैंने कहा लेंस L2। ठीक है, तो अगर मैं कहूं फॉर लेंस L1, ठीक है, और यहां लिखता हूं मैं फॉर लेंस L2, तो बताएं इस लेंस के लिए इंसिडेंट रे कौन है। तो आप बोलेंगे इसके लिए इंसिडेंट रे ये दोनों है, राइट ना, और इस इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है, तो बोलेंगे O है। इसका मतलब लेंस L1 के लिए O जो है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट है। रियल वर्चुअल बाद में देखेंगे, पहले गौर करें। इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इसका मतलब इस लेंस के लिए O हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखें आगे, इसी लेंस के लिए ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे हैं, है ना। तो अगर ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे हैं, इसका मतलब ये दोनों रे हमें किसका इंफॉर्मेशन देंगी, ऑब्जेक्ट का या इमेज का, इमेज का ना। इसका मतलब इन दोनों रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका इस लेंस के लिए इमेज है। इसका मतलब ए जो है वो किस क्या है, इमेज है ना। अब चले उसके लिए, अब कहेंगे ये रे यहां से पास करके यहां निकल गई, तो अब बताएं क्या इस रे को जो बेंड हुआ है, इस बेंडिंग का जिम्मेदार क्या L1 है, नहीं है ना। और अगर इस बेंडिंग का जिम्मेदार L1 नहीं है, इसका मतलब इन रेज का इस लेंस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। आप सिंपल सोचेंगे कि इस लेंस पे आके गिरने वाली रेस कौन सी, इंसिडेंट रे कौन सी, तो ये दोनों। ठीक है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ, तो यहाँ। इसका मतलब ये जो हो गया इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इन्हीं रेस का लेंस से पास करने के बाद यूं गुजर गए, तो ये हो गया क्या हमारा रिफ्रैक्टेड रेस। तो अगर ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बी है, इसका मतलब इसके लिए बी हमारा इमेज है, राइट। सब लोग के बात समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट इमेज में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा क्लियर करना चाहिए इस बात को कि किसको बोला जाए रियल और किसको बोला जाए वर्चुअल, है ना। अपने कंफ्यूजन को दिमाग में बिठाने के लिए, कंफ्यूजन से दूर हटने के लिए इस बात को गौर से समझें, सुने बातों को गौर से। तो देखें इस लेंस के लिए बताएं इंसिडेंट रे किस तरफ है, लेफ्ट या राइट, ऑब्वियसली लेफ्ट। तो इस रे का इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी लेफ्ट साइड है। इसका मतलब जिस एरिया में रेज इंसिडेंट रे आ रही हैं उन्हीं एरिया में उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी है ना। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब मैं इसकी बात करूं, गौर करें, तो बताएं इस लेंस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे निकली हैं वो किस तरफ आई हैं, तो कहेंगे राइट साइड आई हैं, है ना। तो इनका रिफ्रैक्टेड रे इस तरफ आया है ना, लेकिन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट पीछे है। तो देखें आप, इस बार कहानी उल्टी हो गई, इंटरसेक्शन पॉइंट लेफ्ट साइड है जबकि रेज राइट साइड निकली हैं। इसका मतलब ये वर्चुअल है ना। मैंने कहा था आपको कि जो रेज अपने करेस्पॉन्डिंग एरिया में ही इंटरसेक्शन पॉइंट देंगी वो रियल होता है, और अगर दूसरे किसी एरिया में देती हैं तो वो वर्चुअल होता है। ठीक है, अब यह लेंस 2 के लिए, लेंस 2 के लिए हमारा ए हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगर लेंस 2 के लिए ए हमारा ऑब्जेक्ट है
है ना। तो आप बताएं इस लेंस के लिए इंसिडेंट रे किस तरफ है, आप बोलेंगे लेफ्ट साइड। तो इसका इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी ए है, इसका मतलब दोनों एक ही रीजन में है, इसका मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट है। बात समझ गए। फिर से गौर करता हूं आपको, यहाँ बच्चों को हमेशा होता है कंफ्यूजन कि चूंकि देखो रे को ये इंटरसेक्ट की है एक्सटेंड करके तो ये वर्चुअल है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सोचने का तरीका आपका गलत हो जाएगा। जब भी आप सोचें तो यूं सोचें कि करेस्पॉन्डिंग रीजन में मतलब इंसिडेंट रे जिस तरफ से आ रही हैं उस तरफ वो साइड में इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका मतलब रियल है। ठीक है, तो इसके लिए इस तरफ से रे आ रही हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट भी इस तरफ है, इसका मतलब ये रियल है। और अगर इसके लिए बात करूं मैं तो ये होंगे रिफ्रैक्टेड रेज और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी उसी एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये भी रियल है। बात समझ गए। तो आप इस डायग्राम को कंक्लूड करें तो आप पाएंगे क्या, ए जो कि लेंस L1 के लिए इमेज था, लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट है। ए जो L1 के लिए वर्चुअल था L2 के लिए रियल है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल, वर्चुअल ये सब कहानी के कैरेक्टर्स हैं जो आपको कहानी को समझाने के लिए बनाया गया है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, कैलकुलेशंस के लिए ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल, वर्चुअल ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा आप रे से बिल्ड करेंगे, ऑब्जेक्ट इमेज से नहीं, है ना। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि रे किस तरफ जा रही है, रे ही इसका एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना। ऑब्जेक्ट इमेज सारी बातें क्या है, रिलेटिव है। देखा आपने, एक के लिए जो ऑब्जेक्ट है दूसरे के लिए इमेज है, एक के लिए जो रियल है दूसरे के लिए वर्चुअल है ना। बात समझ गए यहाँ पे आप। तो अब मेरे ख्याल से आपको ऑब्जेक्ट को या इमेज को रियल या वर्चुअल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़े तो हम लोग ये ऑप्टिक्स पूरी कहानी ऑब्जेक्ट और इमेज के आपस में रिलेशन के लिए ही है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। तो चले सबसे पहले बात करें हम लोग प्लेन मिरर्स की। प्लेन मिरर्स की बात करें, हम प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे, इनके ऑब्जेक्ट के, इनके इमेज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो आप सब लोग जानते होंगे कि एक प्लेन मिरर यूजुअली यूं ड्रॉ किया जाता है, इसका एक तरफ सिल्वर्ड है, मतलब यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, दूसरी तरफ पॉलिश्ड है ना, वहां से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ हमारा जो सिल्वर फेस है वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, दूसरी तरफ स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, है। तो प्लेन मिरर के लिए हमें ऑब्जेक्ट इमेज की बात करनी है। ठीक है, तो आए स्टार्ट करें हम लोग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इमेज की, है ना। हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट की और उनके इमेज की बात करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करना चाहें आप, है ना, तो डायग्राम देखें सब लोग, इमेजिन करें ये आपका एक प्लेन मिरर है, ये आपका एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के ठीक सामने यहां एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमें इस मिरर से इमेज ड्रॉ करना है। तो आपने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट या इमेज रेस की इंटरसेक्शन पॉइंट होती हैं, इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने हैं। ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने के लिए कम से कम कितनी नंबर ऑफ रे चाहिए होती हैं, ऑब्वियसली आप दो कहोगे, तो अगर दो रे चाहिए तो आप दो ड्रॉ करें। चलो देखा जाए। चलिए मैंने एक रे ड्रॉ किया ऐसा जो इस मिरर पे आकर के परपेंडिकुलरली गिरी, इसका मतलब जिस पाथ पे ये रे आगे बढ़ेंगी बिल्कुल उसी पाथ पे ये रे लौट जाएंगी, मतलब ये वापस ऐसे निकल जाएंगी। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब एक और रे लिया जाए। चलिए मैंने ये रे लिया, ये रे इसके ऊपर गिरी, ये इसका नॉर्मल यहां से रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यू निकल जाएंगी। ठीक है, तो इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इंसिडेंट रे
जो कि यहां से दूर जा रही थी, मतलब क्या था ये, डाइवर्जिंग था, रेज दूर जा रही थी। और रिफ्लेक्टेड रे कैसी आई, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड, बताएं क्या हो रहा है, ये पास जा रहा है या दूर, आप फिर कहेंगे दूर जा रहा है। इसका मतलब प्लेन मिरर से इंसिडेंट के पहले और इंसिडेंस के बाद दोनों ही सूरतों में रेस का नेचर बदला नहीं है। नेचर पहले भी डाइवर्जिंग था, बाद भी डाइवर्जिंग है, ठीक है। सो आप एक कॉन्सेप्ट यहां बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी to change the basic nature of rays. Fine. So here you find that the incident rays have the intersection point O. So you must be getting that intersection point of the incident ray is O, that is lying in the same region in which incident ray exists. It means this object is obviously a real object, right now. But what about image? Image here must be the point of intersection of these two reflected rays, right? And these two reflected rays are moving towards left of the mirror, where there is no way to get any intersection point of these two rays because the rays are diverging. So if you really want to get the point of incidence, the point of intersection, what we need to do is just to extend these rays in backward direction. अगर आप चाहते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे से अगर आप इमेज ट्रेस करें तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि इस तरफ इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना बिल्कुल संभव नहीं है, तो आपको पीछे की तरफ खींचनी पड़ेगी और इस तरह से ये आपका मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अभी इस डायग्राम में ये बात सीखिए, ये महसूस कीजिए कि ऑब्जेक्ट इस तरफ, इंसिडेंट रे भी इस तरफ, रिफ्लेक्टेड रेज इस तरफ, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट इस तरफ। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको इमेज मिल रहा है ये रियल नहीं है, ये आपका वर्चुअल है, ठीक है। तो प्लेन मिरर हर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। अब आप एक दूसरा केस भी देखें, फिर से मैंने बनाया एक प्लेन मिरर, ठीक है, मैंने बनाया एक प्लेन मिरर, चलिए या नहीं यही बनाया जाए। देखें आप, अगर मैंने बनाया एक फिर से प्लेन मिरर और कहा कि आप इमेजिन करें कि इस मिरर पे दो रेस इंसिडेंट हुई, एक यूं आके रे इंसिडेंट हुई है ना, कैसे, नॉर्मली। तो इंसिडेंस के बाद रिफ्लेक्शन होगा तो रे कैसी जाएंगी, आप सब लोग जानते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है, नॉर्मली गिरती है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, ठीक है। अब देखें एक और रे, चलिए मैंने कहा ये रे की बात करें, ये रे मैंने चुना एक दूसरा रे है ना, ताकि मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ सकूं। तो देखें ये दो हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। बताएं कैसा नेचर है, अभी रेस पास जा रही है दूर जा रही है, अब बोलेंगे पास आ रही है, इसका मतलब ये कन्वर्जिंग रेस है ना। अब देखें कि अगर मैं यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, यहां से नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेस यहां से आकर के इधर की ओर जाएंगी और यहां कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगी। अब फिर बताएं, रिफ्लेक्टेड रे को देखें, दूर जा रही है या पास आ रही है, अब बोलेंगे पास आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी ये पास आ रही है, अभी भी ये कन्वर्जिंग है, इसका मतलब ये मिरर के रेज गिरने से पहले भी कन्वर्जिंग थी और गिरने के बाद भी कन्वर्जिंग है। इट मींस फिर से साबित हो गया कि प्लेन मिरर में ये क्षमता बिल्कुल नहीं होती कि वो रेज के बेसिक नेचर को चेंज कर सके, है ना। यहां भी आपने देखा, यहां भी आपने देखा, ठीक है। अब देखें हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज की, तो बताएं ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट किन रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, राइट ना, एंड द इंसिडेंट रेस वी आर गेटिंग इन दिस डायग्राम as these two rays, right na. So if these two rays are considered as the incidence ray, are you getting the intersection point in the same region? The answer is no, obviously not, because these two rays are converging. If these rays would not have been incidence on this mirror,
दे हैव बीन इंटरसेक्टिंग समवेयर इन दिस एरिया ना, दैट मीन्स इनका इंटरसेक्शन पॉइंट किसी भी कीमत पे इधर तो हो ही नहीं सकता, जब भी होगा तो उस तरफ होगा। तो इंसिडेंट रे इस तरफ है और इसको अब आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और तब जाकर के आगे यहाँ कट कर रहा है, इसका मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। जिस तरफ इंसिडेंट रे है उस तरफ इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। ठीक है, थोड़ा डायग्राम को और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, है ना। आप कहेंगे ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, ये आपका हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब आए रिफ्लेक्टेड रेज पे, तो कहेंगे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये किस तरफ एग्जिस्ट कर रही हैं, इस मिरर के दाहिने तरफ एग्जिस्ट कर रही हैं, और सॉरी बाईं तरफ एग्जिस्ट कर रही हैं, और जिस तरफ एग्जिस्ट कर रही हैं उसी एरिया में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये बताएं इमेज का पॉइंट रियल है या वर्चुअल है, तो आप कहेंगे रियल है। ठीक है, बात समझ गए। तो आपने देखा मिरर ये और ये डायग्राम में जब रियल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका वर्चुअल इमेज बनाएगा, और जब वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल इमेज बनाएगा। ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट सीखा हमने, आप इन सारे कॉन्सेप्ट को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला पॉइंट, रियल का हमेशा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल का हमेशा रियल बनेगा, है ना। ठीक है, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट से जब भी इमेज बनाएंगे आप, तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल का हमेशा रियल बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट गौर करें सब लोग, देखिए आप, रिफ्लेक्शन जो यहां हो रहा था इसी डायग्राम में थोड़ा गौर करें तो आप पाएंगे कि अगर ये रिफ्लेक्शन हुआ है तो आप बिल्कुल जानते हैं कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। इसका मतलब अगर ये एंगल को मैं अल्फा मान लूं तो ये भी एंगल अल्फा है, तो फिर देखें आप ये भी एंगल अल्फा है, फिर देखें आप ये भी एंगल अल्फा है, राइट में देखें आप, है ना। अब आप महसूस कीजिए ये दोनों ट्रायंगल में एक एंगल यहां देखें, एक एंगल यहां देखें, दो 90 है ना। ये एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है, राइट ना। तो दो एंगल बराबर हो गया। और आप देखें इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड भी कॉमन है, तो साइड कॉमन है, दो एंगल बराबर है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल ट्रायंगल हैं। और अगर दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल ट्रायंगल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये होनी चाहिए, जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये होनी चाहिए, राइट ना। इसका मतलब अगर इस पॉइंट को कुछ आप मान लो, चलो मैंने इसको m मान लिया, तब क्या कहेंगे, MO इज इक्वल टू MI। ठीक है, आप इसको लैंग्वेज में कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, है ना। और डिस्टेंस कहां से नापेंगे आप, हर बार मिरर से ही नापेंगे, है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या बना कि ऑब्जेक्ट और मिरर, ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर से हमेशा बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है कभी कभी। तो देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है ना। अगर इन दोनों लाइन को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया जाए तो वो मिरर के नॉर्मल है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ओ आई लाइन इज परपेंडिकुलर टू मिरर, है ना। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज को अगर एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया जाए तो हमेशा वो मिरर के परपेंडिकुलर ही बनेंगी। ठीक, तो ये 3 पॉइंट बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आएंगे, है ना। चलिए पहले इन तीनों पॉइंट्स की बात की जाए थोड़ी सी। इन तीनों पॉइंट्स के हेल्प से एक और क्वेश्चन किया जाए। चलो एक बेसिक क्वेश्चन करें हम लोग। तो हमारा एक क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है
कि ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। आपके सामने ये एक ऑब्जेक्ट आया, ठीक, और जो ओरिजिन है वही ऑब्जेक्ट है, और आपे को ये कहा गया कि ऐसा करो, एक मिरर चूज करो जो प्लेन मिरर एक्स वाले एक्सिस के x इक्वल टू 4.0 ये सेंटीमीटर मान लें आप, है ना, इसमें पास करती हुई इससे परपेंडिकुलर है, तो हमें बताना है इसका इमेज क्या होगा, ठीक है। सवाल क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। आपको ये बताना है कि इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वो कहाँ इसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो देखें, मैं अभी यही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करूंगा और अभी आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला लाइन इसको इस्तेमाल किया मैंने, ऑब्जेक्ट इमेज लाइन इज परपेंडिकुलर टू मिरर। तो देखें आप, अगर ये मिरर है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इमेज का लाइन इस मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस मिरर का से जो इमेज बनने वाला है वो इस तरफ होना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, है ना, इस तरफ होना चाहिए और इस लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका मतलब यहां से आगे ही कहीं इमेज बनेगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, इसको देखें आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज होगा। तो बताएं इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे 4 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो बिल्कुल उतनी ही दूरी पे इमेज होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ कहीं आपका इमेज होना चाहिए, है ना। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है, बन गया सवाल। तो आपके सवाल का आंसर बहुत सिंपल है कि इमेज का कोऑर्डिनेट 8 सेंटीमीटर 0 एक्स एक्सिस पर ही होना चाहिए। सभी लोग, हम सब लोग समझ गए सवाल को, है ना। चलिए बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से एक और क्वेश्चन देखा जाए। इस सवाल में मैं हल्का सा बदलाव करता हूँ, और हल्का सा बदलाव करके आपको ये कहा मैंने कि मान लें एक मिरर मैंने यूं रख दिया, मान लें एक मिरर मैंने यूं रख दिया, है ना, ठीक है, मिरर मैंने यूं रख दिया, ये मिरर है, ठीक है ना। कहाँ है मिरर, तो कहेंगे मिरर का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। और चलिए आपको ये पता है कि ये पॉइंट जो आपका है, ये वाला पॉइंट, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3, और ये भी आपका सेंटीमीटर में है। तो आप क्या कहेंगे इस बार, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट इमेज लाइन इज परपेंडिकुलर टू मिरर। शायद आपको इस सवाल में देख के कंफ्यूज हो जाए आप, आपको लगे मिरर तो यहाँ है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, तो इस वाले पॉइंट से मैं कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो इस मिरर के परपेंडिकुलर तो संभव ही नहीं है। तो अगर ये मिरर के संभव नहीं है इस केस में, है, तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, मिरर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मिरर का प्लेन होता है। फिर से बोलता हूं मैं, मिरर के साइज से, कितना बड़ा मिरर है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मिरर का प्लेन है। मतलब ये प्लेन हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। तो इस प्लेन महत्वपूर्ण है, तब क्या करेंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। आप कहेंगे इमेज कहाँ होना चाहिए, तो वाई एक्सिस पे कहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरे पॉइंट के हिसाब से जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये दूरी 3 सेंटीमीटर की है तो उतने ही 3 सेंटीमीटर पे यहाँ इमेज होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस ना। तो बताएं आप, अगर यहाँ से मैं 3 सेंटीमीटर ऊपर चले जाऊँ, है ना, तो इमेज का मेरा क्या जाएगा कोऑर्डिनेट। तो आप कहेंगे इस वाले पॉइंट के लिए फिर से x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हम देखें, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव हमारे लिए इस सवाल में आया कुछ इस तरह से। ये एक मिरर,
ये मिरर इस बार तिरछा है, ऑब्लिक मिरर है। ये मिरर जिस पॉइंट से पास किया ये है 10,0, फिर से वापस सेंटीमीटर में, ये आपका मिरर दिया हुआ है। और ये एंगल आपको 37 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। और फिर से वही सवाल है कि इमेज का कोऑर्डिनेट पता करें। ठीक है, तो देखिए इस बार हमारा मिरर थोड़ा तिरछा है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं। जो कॉन्सेप्ट से आप सवाल को अब तक दोनों सवालों को सॉल्व किया आपने, बिल्कुल वही तरीके से इसका भी सॉल्व करेंगे। देखें आप, तो ये आपका मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपको इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखें फिर से वही बात बोलूंगा मैं आपको कि मिरर के साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मिरर का प्लेन होता है। तो आप मिरर के प्लेन पे ही ध्यान रखें कि आपका मिरर का प्लेन है। सबसे पहला काम भी करें आप, इस मिरर के परपेंडिकुलर ऑरिजिन से पास करता हुआ लाइन ड्रॉ कर दें। तो अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप यूं ड्रॉ करेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर, 90 डिग्री की एंगल बन गई। एक लाइन आपने ड्रॉ कर लिया है ना, एक लाइन आप यहां से परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगर ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 37 डिग्री एंगल है, इसका मतलब ये डिस्टेंस होना चाहिए 8 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। राइट ना, 10 cos 37 10 sin 37, राइट ना। फिर आप कहेंगे जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतने ही दूर इमेज होना चाहिए। तो बताएं मिरर के प्लेन से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 6 सेंटीमीटर ना, तो उतना ही दूर हमारा इमेज भी होना चाहिए। इसका मतलब इमेज यहाँ कहीं आना चाहिए, है ना। तो इमेज फिर कितना हो गया आपका, यहाँ से 6 सेंटीमीटर। हमारा काम क्या था, इसका कोऑर्डिनेट निकालना। तो आपको पता लग चुका है कि ऑरिजिन से ये इमेज कितना दूर है, बताइए 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दूर हमारा ये इमेज है ऑरिजिन से, है ना। और ये एंगल 37 डिग्री है, तो फिर ये एंगल बताएं कितना होना चाहिए, ये एंगल होगा आपका 53, है ना। तो अब इसका अगर मुझे लिखना है कोऑर्डिनेट, बहुत सिंपल तरीका, आप जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट r डिस्टेंस पे हो, उसका एंगल थीटा हो, तो उसका x और y कोऑर्डिनेट r cos थीटा r sin थीटा होता है ना। तो r कितना बताएं आप, 12। तो आप कहेंगे ये हो गया 12 cos 53, ये हो गया x, और y कितना हो गया आपका, तो कहेंगे r sin 53, है। इस तरह से आपका x और y हो गया कोऑर्डिनेट। तो बताएं cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, 0.6। तो 12 into 0.6 is 7.2 सेंटीमीटर। 12 into 0.8 is 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इमेज का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में थोड़ी सी और बात करें। तो देखें, अगर आपके सामने मैं कहूं कि एक मिरर मान लें आप, ये आपका हो गया एक मिरर, ठीक है। और मैं कहूं कि ये आप मान लें ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखें आप, क्या इस ऑब्जेक्ट से आने वाली रे इस मिरर पे इंसिडेंस हो सकती है या नहीं? आपका क्या आंसर इसमें है? आपका आंसर होगा यस। यहाँ से रे कुछ भी आप लो तो इस मिरर पे तो गिरेगा ही गिरेगा, है ना। इसका मतलब हर जगह से इसमें इमेज बनने की पूरी संभावना है। अगर कोई रे मिरर पे गिर सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, इसका मतलब उसमें इमेज बनाने की क्षमता है, ठीक है। मतलब इस बार आपका इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो अगर आपका इमेज बनेगा तो कहाँ बनेगा? ठीक, कॉन्सेप्ट वही फिर से वापस लगाए आप कहेंगे मिरर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मिरर का प्लेन होता है ना। इमेज जो होना चाहिए वो हमेशा इस लाइन के, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का आपका ये बनेगा हमारा इमेज आई, ये आपका बन गया इमेज। जितना दूर डिस्टेंस ये है उतना ही दूर डिस्टेंस ये भी है, ठीक है। अब
रेस की बात करें तो आप कहेंगे देखें, अगर यहां से देखें सबसे नीचे का पॉइंट अगर आपका ये है, इसका मतलब सबसे नीचे जो रेस मिरर पे गिर सकती है वो ऐसी हो सकती है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर नॉर्मल है, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे यहाँ से यूं निकल जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे इस इमेज जो बना है वो एक ही रे से बनेगा, नहीं तो बहुत सारे रेज होंगे ना, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमारा दो रेज ही काफी होती हैं। चलो मैंने एक और रे ले लिया, ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्शन के बाद यूं निकल जाएंगी, ठीक है। तो अब सोचें आप कि रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज तो बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल सही बात। तो आफ्टर ऑल इस डायग्राम में हम देखना क्या चाहते हैं, सोचें। अगर आप मान लो यहां से देखते हो इस चीज को, अपनी आईज को यहां रखते हो आप, तो अपनी आईज को यहां रखते हो तो बताएं क्या आपकी आईज पे रिफ्लेक्टेड रेज गिरने की कोई संभावना है? बोलेंगे नहीं। इसका मतलब यहां आप खड़े होंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखेगा, इमेज नहीं दिखेगा, राइट ना, ठीक है। लेकिन सोचिए ये जो एरिया है, ये एरिया में रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं, इसका मतलब यहां से अगर देखेंगे आप तभी आपको इमेज दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। तो इस एरिया से अगर आप देखना चाहें तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस एरिया में रिफ्लेक्टेड रेज एग्जिस्ट करती हैं उन्हें हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। तो ये रीजन हमारा क्या हो गया, ये रीजन आपका हो गया फील्ड ऑफ व्यू हो गया, ठीक है। तो क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, तो कहेंगे फील्ड ऑफ व्यू इज द रीजन फ्रॉम which image can be observed, है ना। इमेज जहां से आपको दिख सकता है उसी को हम बोलते हैं क्या, फील्ड ऑफ व्यू, है, ठीक है। इसको आप ये भी कह सकते हैं क्या है, रीजन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जिस एरिया में रिफ्लेक्टेड रेज एग्जिस्ट करती हो उन्हें हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। चलो एक और कॉन्सेप्ट देखें। इस बार मैंने आपको एक कहा कि इमेजिन करें ये एक बड़ा सा मिरर है, ये एक बड़ा सा मिरर आपके सामने है, ठीक है। ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, इमेज कहाँ बनेगा, फिर से वही कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट इमेज का लाइन मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बना इमेज। ये दोनों लाइन की लंबाई एग्जैक्टली बराबर होगी, है। देखिए आप, अगर आपने यूं इंसिडेंट रे लिया है ना, तो फिर रिफ्लेक्टेड रे यूं गई होगी। अगर आपने यूं लिया इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे यूं निकल जाएंगी। अगर आप यूं लेंगे इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रेज यूं निकल जाएंगी। अगर आप तो रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से गुजरेगी और ये इसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो देखिए इतनी बड़ी मिरर में आप चाहे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ले सकते हैं और उन सभी का रिफ्लेक्शन के बाद एक कॉमन ही इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर मैं इस मिरर को एक मिरर ना मान करके अगर यहां से इसको तोड़ दूं और कहूं ये एक मिरर नहीं है, दो मिरर है, तो बताएं क्या रिफ्लेक्शन के रूल को अब ये वायलेट करेगा? नहीं ना, रिफ्लेक्शन के रूल को अभी भी ये पालन करेगा। इसका मतलब अभी भी हमारा इमेज यही बनना चाहिए, राइट ना। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसको दो पार्ट में, इसको आप और ज्यादा पीसेस में तोड़ दें, और ज्यादा पीसेस में तोड़ दें, ठीक है, तब भी आप बोलेंगे वही इमेज बनेगा ना। इसका मतलब एक प्लेन में आने वाले चाहे जितने भी मिरर्स हों, एक प्लेन में आने वाले चाहे जितने भी मिरर्स हों, है ना, हमेशा एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनेगा, ठीक है। फिर से बोलता हूं मैं,
एक मिरर के प्लेन में, एक प्लेन में, घर की एक दीवार पे आप एक साथ चाहे जितने मिरर लगा दें, एक ऑब्जेक्ट का हमेशा एक ही इमेज बनेगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखा आपने यहाँ पे? कॉन्सेप्ट आपका ये है कि only one image will form, सिर्फ एक ही इमेज बनेगा, even if large number of mirrors are placed in that plane, है ना। अगर किसी प्लेन में बहुत सारे मिरर रख दें तब भी एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनेगा। ठीक है, समझ गए हम लोग यहां तक? चलें, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।